Hello everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the case Grant versus Australian Knitting Mill case. ये केस केवी टेम्पटर से रिलेटेड है और हम केवी टेम्पटर की थियोरी एंड द फर्स्ट केस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. So let's start with the case. यहाँ जो plaintiff होता है डॉक्टर रिचर्ड ग्रांट, he purchases a woolen underwear manufactured by an Australian knitting mills from a retailer. And after wearing it, he developed a severe dermatitis due to an excess of sulfite in it, that is a chemical which is left in the fabric during a manufacture. अब यहाँ पे जो डॉक्टर ग्रांट थे उन्होंने सू किया मैन्युफैक्चर को एंड द रिटेलर एज वेल फॉर द ब्रीच ऑफ द इम्प्लाइड कंडीशन एंड द नेग्लिजेंस. तो इशू यहाँ पे दो इशू थे. यहाँ लीगल इशू वॉज देयर इज़ अ, क्या इस केस में कोई इम्प्लाइड कंडीशन थी फॉर द फिटनेस फॉर द पर्पस ऑफ अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. द सेकेंड लीगल इशू इज़ डिड द मैन्युफैक्चर ओ अ ड्यूटी, क्या मैन्युफैक्चर की यहाँ पे कोई ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ द टेक केयर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर इवन विदाउट द डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि यहाँ पे जो है देर इज़ अ रिटेलर इन द बिटवीन, दिस इज़ द कंज्यूमर एंड दिस इज़ द मैन्युफैक्चर. तो इनके बीच में रिटेलर है. तो पूछ रही कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर है क्या उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी. तो जजमेंट यहाँ पे जो प्राइवी काउंसिल है उन्होंने जो जजमेंट है डॉक्टर ग्रांट के फेवर में जजमेंट दिया. On the basis of what? So first thing, when the buyer purchases a good for the particular purpose, here it is for the wearing purpose, so there is an implied condition that good should be fit for that purpose. The first condition. The second, the buyer relied on the sailor's skills and the judgment. The third, that it was the underwear was not under the merchantable quality and not fit for the purpose. So the purchased good was here not a merchantable quality and it is not fit for the purpose. As फोर्थ वन, द मैन्युफैक्चरर ओ अ ड्यूटी ऑफ अ केयर. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि यहाँ इस जो डॉक्टर ग्रांट है उन्होंने रिटेलर से परचेस किया था, बट तो यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर का ड्यूटी आएगा? तो येस, मैन्युफैक्चर जो है वो करता है ड्यूटी ऑफ केयर टू द कंज्यूमर इवन इफ़ गुड्स आर सोल्ड थ्रू द रिटेलर. हो सकता है कि यहाँ जो गुड्स है वो रिटेलर के थ्रू खरीदा है, बट यहाँ पे मैन्युफैक्चर का भी जो है वो ड्यूटी आता है, ड्यूटी ऑफ अ केयर. देन रेशो और प्रिंसिपल की बात करते हैं. सेक्शन 16 ऑफ सोगा एक्ट, इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ अ फिटनेस फॉर द पर्पस. अगर बायर जो है वो रिलाई कर रहा है सेलर की स्किल एंड जजमेंट पे, एंड इम्प्लाइड कंडीशन कि वो मर्केंटेबल क्वालिटी की होनी चाहिए व्हेन द गुड्स आर ब्रॉट बाय द डिस्क्रिप्शंस. And in this case it reinforced that exception to the caveat emptor. Seller and the manufacturer जो है दोनों यहाँ पे लायबल होंगे एंड दे अगर जो गुड है वो डिफेक्टिव और कोई एनी सॉर्ट ऑफ हार्म कॉज करता है तो. और ये जो प्रिंसिपल है केवेट एम्प्टर का उन्होंने एक्सटेंड किया है और भी बहुत सारे केसेस में, जो कि मुझे नहीं लगता हमें इतना डिटेल में इसकी जाने की ज़रूरत है. सो अगर मेंशन कर सकते तो करना ज़रूर. अब अगर एग्ज़ाम रेडी टेक का बेस क्या है हमारे लिए, फैक्ट डॉक्टर ग्रांट ने जो है डॉक्टर ग्रांट ने परचेज़ किए थे, दैन उसके बाद दैट इज़ अ केमिकल डिफेक्ट कॉज हिम द डर्मेटिटिस. इशू ये था फिटनेस का फॉर द पर्पस एंड द मर्केंटेबल क्वालिटी यहाँ पे इशू थी. द जजमेंट ये था कि जो सेलर और मैन्युफैक्चरर है वो लायबल होंगे फॉर द गुड्स विच इज़ नॉट फिट फॉर द पर्पस. प्रिंसिपल यहाँ पे ये लगाया गया है कि जो एक्सेप्शन है टू द कैविएट एम्प्टर, इम्प्लाइड कंडीशन एंड जो कि प्रोटेक्ट करेगा बायर को फ्रॉम द, और मैन्युफैक्चर यहाँ पे ओ करेगा ड्यूटी ऑफ केयर. सो दिस इज़ द केस एंड दिस 4 पॉइंट इज़ योर एग्जाम रेडी टेक अवेज फॉर दिस केस. एंड इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कैविएट एम्प्टर वाला कंप्लीट होता है. थैंक यू.